हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजय फेवरेट स्टडी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जेबीटी फर्स्ट ईयर सिलेबस के बारे में। सिलेबस एक ऐसा हथियार जो आपके पास ना हो तो आप युद्ध में मारे जाना निश्चित है। अभी हरियाणा में लगभग मार्च में जेबीटी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए थे और लगभग 5 दिन पहले उसका रिजल्ट आया था। रिजल्ट में लगभग 50% बच्चे ऐसे थे जिनके बैक लगी हुई है या जो फेल हुए हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो 1-2 नंबर से रह गए हैं और उन्होंने रीचेकिंग की, अभी डेट आ गई है, वो रीचेकिंग पे जो अपने फॉर्म लगा सकते हैं। इस पर कोई वीडियो बनाएंगे। पर हाँ, आज हम बात कर रहे हैं डेडिकेटेड पर्सन्स के लिए। कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स में बिलीव करते हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है, क्विट कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो अपने आप को कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा करने में 4 साल लगा दिए। बतौर किसके? सिलेबस के, क्योंकि उनको पूरा सिलेबस नहीं पता है कि आखिरकार हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको सिलेबस नहीं पता। अरस्तु मनोवैज्ञानिक हुए एक, उन्होंने कहा था कि अगर आपको सिलेबस पता है तो आप लगभग आधा युद्ध जीत चुके होते हैं। किसके कारण? सिलेबस। क्योंकि आप सिलेबस जब आपको पता होता है तो आप वही पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। कभी कभी मिसगाइड कर दिया जाता है आपको किसी के द्वारा, या फिर आप सीरीज़ से पढ़ते हैं। सीरीज़ से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी नहीं है, क्योंकि 30 नंबर हमें लाने होते हैं 70 में से 28 नंबर। 2 नंबर कम थोड़ी है, तो 28 नंबर लाने होते हैं। पर वो 28 नंबर भी तो तभी आएंगे जब आप पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब आपको सिलेबस पता होगा। तो सिलेबस इज़ द बेस ऑफ एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं जेबीटी फर्स्ट ईयर के बारे में, और आज से ही जो है जेबीटी फर्स्ट ईयर की क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। तो अपना जो रूल है कि सबसे पहले एक बुक को कंप्लीट करना, उसके बाद द नेक्स्ट बुक, है ना। तो सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। अगर हम बार बार में अलग अलग क्लासेज में स्टार्ट कर सकता हूँ विद इन टाइम में, पर उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और माइंड डाइवर्ट होने की वजह से आप पढ़ नहीं पाओगे। अगर आपको मैं सिर्फ और सिर्फ खीर खाने के लिए दूँ तो आसानी से खा लोगे, है ना। और खीर खाने के साथ साथ रसगुल्ला, चाउमीन, बर्गर, पकोड़े, तो क्या क्या खाओगे? कुछ नहीं ना। तो सिर्फ और सिर्फ आज से हम एक क्लास स्टार्ट करेंगे, और जब तक वो क्लास बुक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक क्लासेज चलेंगी रेगुलर। और डेडिकेट पर्सन्स लगे रहें मेरे साथ में, पास करवाना मेरी जिम्मेदारी है। सो आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, द नेक्स्ट सेकेंड ईयर, और फिर हम क्लासेज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर की अगर किसी को लगता है कि सेकेंड ईयर क्लासेज शुरू करनी चाहिए तो कमेंट करके बताना। तो आइए, सबसे पहले द इम्पोर्टेंट आती है हमारी CDP, बाल अवस्था और बालकों का विकास। CDP भाई, CDP दुनिया तो छोड़ो, इंडिया की बात करते हैं हम। तो इंडिया में CDP जो है, कोई भी टेट एग्ज़ाम दे लो आप, CTET, MTET, UP TET, BTET, कोई भी टेट लगा लो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। अगर आप कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं तो उसमें सबसे पहले आती है CDP। एक बात बताओ, जब आपकी CDP जेबीटी में ही क्लियर हो रही है तो आपको उसके पहले पढ़ने की या बाद में पढ़ने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। जब आप जेबीटी में ही अपनी CDP का बेस बना के चलोगे तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। तो आप क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ रिविज़न करोगे। तो CTET तो यहीं क्लियर हो जाएगा ना आपका, क्योंकि CDP के जो क्वेश्चन आते हैं वो कंट्रोक्चुअल बेस पे आते हैं, है ना, थ्योरी बेसिस पे नहीं आते हैं। वो आपके आते हैं सिचुएशन बेसिस पे, कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, कैसे कंडक्ट करोगे, आप बच्चों को कैसे हैंडल करोगे स्कूल में, इस तरह से। तो सबसे पहले CDP,
और यही एक इम्पोर्टेंट है। और क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर 50% जो वेटेज रखता है ना हमारा माइंड में, एजुकेशन में, तो वो रखती है हमारी CDP। सबसे पहले हम CDP को, और हमने टारगेट बनाया हुआ है, तो पहले एक बुक कंप्लीट फिर द नेक्स्ट, है ना। CDP बाल्यावस्था और तथा बालकों का विकास, जिसका कोड नंबर है 0.1। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं मारी है। बी जो HPSC है, भिवानी बोर्ड की साइट है, उस पर जो इसका कोड है, जब हम एग्ज़ाम देंगे तो हमें 1 डालना होगा, 0.1। तो ये कोड याद रखना हमेशा। इस बुक का जो कोड है वो है 0.1। आप कभी अगर बुक सेलर से खरीदेंगे तो CDP 0.1 के नाम से आपको लेनी है। CDP बहुत है, आपको लेनी है 0.1। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। शिक्षा समाज पाठ्यक्रम तथा अधिगमकर्ता। एक बच्चा होता है, वो समाज में किस तरह सीखता है, उसके लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षा जो है समाज में किस तरह से व्यवहार प्रदर्शित करती है, ये बच्चे को बिहेवियरल जो कंडीशन है उसमें कैसे उतारती है, ये सब सिखाती है आपकी शिक्षा। और शिक्षा के बारे में जो पेडागोजी है वो 0.2। इसका जो कोड है 0.2, याद रखना। पहली बुक है हमारी CDP की, बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास, कोड नंबर 0.1। दूसरी है शिक्षा समाज पाठ्यक्रम तथा अधिगमकर्ता, कोड नंबर 0.2। याद रहेगा। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा शास्त्र और ICT। आधुनिकता आ चुकी है हमारे देश में, और ICT इतना बड़ा रोल कर रही है कि अगर हमें आधुनिकता के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ICT के बारे में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो तीसरी जो बुक है वो आती है हमारी पाठ्यक्रम में, हम कंप्यूटर को किस तरह से करेंगे, कंप्यूटर हमारे लिए पाठ्यक्रम में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसके बारे में जो हमारी तीसरी बुक है। और ये जो तीसरी बुक आती है इसका जो कोड है 0.3। ऐसा नहीं है कि अगर सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं हम, नहीं, इनके कोड अलग अलग भी हैं, याद रखना सबका, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका समकालीन भारतीय समाज। ये हमारी इतिहास से संबंधित थी बुक, तो इतिहास से संबंधित है, पर इतिहास हमारे हमारे वर्तमान में किस तरह से भूमिका निभा रहा है, पहले की पढ़ाने की पद्धतियाँ क्या थी और आज की पढ़ाने की पद्धतियाँ क्या हैं, ये हमारा समकालीन भारतीय समाज की जो बुक है 0.4 है ना। 0.4 जो बुक है ये सबसे ज़्यादा रोल निभाती है भाई, और बहुत अच्छी बुक है। हलवा जिसे कहते हैं ना, ये बहुत ही अच्छी बुक है। एक बार पढ़ोगे तो आई थिंक आप इसको कभी भूलोगे नहीं, लाइफ टाइम तो भूलने वाले हो नहीं, है ना। तो अब हम बात करते हैं बुक नंबर 5 की, गणित। भाई गणित, सभी कहते हैं कि भाई मेरी गणित तो लो है, मेरी गणित में तो हाथ तंग है, मेरे गणित में तो वो है, पर जी नहीं, इसका नाम सिर्फ गणित है, बाकी सब थ्योरी है। थ्योरी मतलब कि गणित का उद्भावन कैसे हुआ, मतलब ये हमारे समाज में कहाँ से आई, इसका हमारे समाज में क्या उपयोग है, हम अपने जीवन में गणित का उपयोग कहाँ करते हैं। भाई आप सोने से लेकर खाने तक गणित का ही उपयोग करते हैं, ये बुक कहती है। बाजार में जाओगे तो गणित का उपयोग, समाज में रहोगे तो भी गणित का उपयोग। जीरो का उद्भवन कैसे हुआ, जीरो कहाँ से आई है, और भाई जो बाकी सारी जो थ्योरीज हैं, आर्यभट्ट, ब्रह्मचर्य, नागार्जुन, रामानुजन, जो हमारे गणितज्ञ हुए हैं, उनके बारे में जीवन परिचय, थ्योरी है। तो गणित तो सिर्फ और सिर्फ बेसिस है, एक बार पढ़ने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका जो कोड है 0.5 है ना, मैंने सीक्वेंस से डाल रखे हैं पर इसका कोड अलग अलग भी है ना। तो हम बात करते हैं EVS की, जो हमारी बुक है EVS, बहुत ही शानदार बुक EVS। जो आप इंटर्नशिप करोगे ना बच्चों के साथ में, तो ये बुक वहाँ आपको देखने को मिलेगी EVS की, है ना। और EVS हमारे पेडागोजी में भी आती है, CTET में भी आती है। जब हम इसको CTET में देते हैं तो वो लगभग हमें 6 से 8 तक की बुक्स पढ़नी होती हैं, और उसका स्टैंडर्ड होता है 12th लेवल तक का शायद, है ना। तो वहाँ पर जब हम इंटर्नशिप करेंगे तो ये EVS हमारी वहाँ क्लियर हो जाएगी। और मेरा मानना है कि जो बच्चे बाहर
स्टेट से हैं वो कर रहे हैं जेबीटी, या फिर हरियाणा के कुछ बच्चे हैं जो हरियाणा में रहकर कॉलेज में नहीं जाते हैं ना, और वो इंटर्नशिप भी नहीं करना चाहते। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इंटर्नशिप करें, चाहे आप हफ्ते में 2 दिन जाएं, पर आप इंटर्नशिप ज़रूर दें। उससे आपका क्या है कि बेस क्लियर हो जाएगा कि हमें आखिरकार स्कूल में किस तरह से सर्वाइवल करना है बच्चों के बीच में। आपकी जो हेजिटेशन है वो सब दूर हो जाएगी। सातवीं जो बुक है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ये जो 3 जो लैंग्वेज है ना, फर्स्ट ईयर में हमें तीनों लैंग्वेज ना ज़बरदस्ती दे दी जाती हैं भाई, ज़बरदस्ती। आप इंग्लिश भी पढ़ो, आप हिंदी भी पढ़ो, आप संस्कृत भी पढ़ो। थर्ड लैंग्वेज है वैसे संस्कृत तो हमारी, इसके साथ में हमें जो है हम बाहर राज्य के, अगर पंजाब से हैं तो पंजाबी, गुजरात से हैं तो गुजराती, अगर हम मेवात साइड से आते हैं तो हम मेवाती या सॉरी उर्दू, उर्दू हमें पढ़नी होती है। अगर हम हरियाणा से हैं तो हम अधिकतर संस्कृत ही लेते हैं। तो ये जो बुक है तीन जो पेडागोजी की, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, तो फर्स्ट ईयर में तो ये हमें ज़बरदस्ती पढ़नी होती है, चाहे आपका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, ठीक है। और पेडागोजी तो हम भाई उसमें भी पढ़ते हैं। एक प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ये हमें जो चूज करनी होती है। हिंदी तो हमारे पास फर्स्ट लैंग्वेज होती है, और संस्कृत और इंग्लिश में से हमें एक चूज करनी होती है ना। तो देखो आपका सीटेट तो यहीं क्लियर हो रहा है जेबीटी में। जेबीटी की पहली स्टैंडर्ड्स बुक आपको पढ़नी होती है, सिर्फ और सिर्फ नाम की स्टैंडर्ड बुक है भाई। जब पढ़ोगे ना तो इतने ऐसा लगेगा कि ऐसी बुक्स तो आपने मतलब इतनी इंटरेस्टिंग बुक तो कभी देखी नहीं। मैं आज आपसे क्लासेज स्टार्ट करूँगा तो आप देखना कि किस तरह से इतनी अच्छी बुक है, पढ़ने में अलग ही मज़ा आएगा आपको। हिंदी और संस्कृत समझ गए सिलेबस को? एक बार से फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको सिलेबस। और हाँ सॉरी, इसका कोड नंबर मैं बताना भूल गया था। संस्कृत का कोड नंबर अभी तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोड नंबर 11 है इसका। इसका कोड नंबर हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम सेकेंड ईयर में हो जाएंगे ना। तो सेकेंड ईयर में जब कॉलेज वाले हमसे पूछते हैं कि आपको थर्ड लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है, तो उर्दू का और संस्कृत का कोड नंबर तो एक ही है, पर एग्ज़ाम नंबर अलग अलग है। यानी कि इनका कोड नंबर तो 0.1111 ही है, उर्दू का भी है और संस्कृत का भी है, पर इनका एग्ज़ाम नंबर अलग अलग है। यानी कि जब हम संस्कृत को स्टैंडर्ड में घटाएंगे ना भाई, जैसे कि 11 बुक हैं तो मैंने 2 बुक हटा दी अपने पास से, तो मेरे पास क्या बची 9। तो इसका एग्ज़ाम नंबर तो 0.9 हो जाएगा, किसका? संस्कृत का। और उर्दू का हो जाएगा 0.11। तो याद रखना इनका कोड नंबर तो एक है पर एग्ज़ाम नंबर अलग है। जब आप सेकेंड ईयर में पहुंच जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज वाले पूछेंगे भाई कौन सी बुक चूज करनी है, तो अपने मन से तो भर नहीं सकते। मान लो आपको संस्कृत आती है और आपको उर्दू का उन्होंने कोड भर दिया, आपके पास किसका पेपर आएगा? उर्दू का। उर्दू में क्या हो जाओगे? फेल, जब हमें पता ही नहीं है तो याद रखना उर्दू का जो कोड नंबर है 0.9 होगा एग्ज़ाम में, तो सॉरी संस्कृत का, और उर्दू का होगा 0.11, है ना। कोड नंबर याद रखना। इस जो एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं होता कि हम किसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रूफ होता है कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 या 0. जो भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट हमारे पास कम हो जाएंगे, एक साइंस और एक एसएसटी जुड़ जाएगा, है ना, सेकेंड ईयर में, और 2 कम हो जाएंगे, तो लगभग एक इंटर्नशिप जुड़ जाएगी जो 7 वीक की होगी। तो लगभग हमारे पास 6-7 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में रहेंगे, और 11 सब्जेक्ट है हमारे पास। एक आर्ट एंड कल्चर, वो जो कि इंटरनल थ्योरी में आ जाएगी, और एक हो गया हमारे पास इंटर्नशिप, है ना, 2, और 9 बुक्स ये हो गई हमारे पास में, तो 11 सब्जेक्ट हो गए ना। और सेकेंड ईयर में होंगे हमारे पास 7 सब्जेक्ट, ठीक है। वहाँ 2 बुक ये कम हो जाएंगी, एक इंटर्नशिप कम हो जाएगी, एक आपकी आर्ट एंड कल्चर। तो याद रखना सिलेबस को, तो सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस। और अगर अभी समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवर्स करके दोबारा देख लेना, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज से हम क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मेरी क्लासेज सिर्फ और सिर्फ मुझे कंटिन्यूस बच्चे चाहिए, डेडिकेटेड पर्सन चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हैं वो वीडियो को छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। याद रखना लड़ना तुम्हें है, जीतना तुम्हें है, लोग सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर हंसने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आपको अपनी लाइफ खुद बनानी है। फेल होंगे तो आपका मजाक बनेगा, पास होंगे तो आपका एक नाम
बनेगा कि एक अच्छा लड़का अच्छे नंबर से पास हुआ है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।